Recording is on. कल ह्यूज इफेक्ट देख रहे थे। हो गया। कल ह्यूज इफेक्ट देख रहे थे हम लोग, और ह्यूज इफेक्ट में क्या था और हुक में बताए थे कि एक फंक्शन होगा जो यूज से स्टार्ट होगा। इफेक्ट के बारे में क्या बताए थे कल? कुछ तो याद होगा, कल ही डिस्कस कर लिए थे इसके बारे में। हाँ, हुक्स का ही तो एक पार्ट था, लेकिन करता क्या था ये, कब इसको सिलेक्ट करते थे? रीरेंडर के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट होना चाहते थे, डिपेंडेंसी ऐड करते थे कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो। और क्या क्या डिपेंडेंसी डालना था वो हम लोग एज एरे पास करते थे यूज इफेक्ट में। दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता था ये, एक फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी। और वो फंक्शंस कब कब ट्रिगर करना है या कब कब रीरेंडर करना उस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा वो, जब जब ये जो डिपेंडेंसी में डेटा होगा वो चेंज होगा। जैसे कल ये आइटम पे देखे थे, जब भी आइटम में डेटा डालते थे तो ये रीरेंडर हो रहा था, अदरवाइज ये ट्रिगर नहीं हो रहा था। डिपेंडेंसी में 3 केस बताए थे। पहला, नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या हुआ था उस केस में? कुछ नहीं हुआ था, कुछ तो हुआ होगा। अगर डिपेंडेंसी नहीं देंगे तो क्या हुआ था? एरर आया था। क्या हुआ था मैक? अगर डिपेंडेंसी नहीं दिए थे तो, ये डिपेंडेंसी अगर हम हटा दिए थे तो क्या हुआ था? भूल गए? क्या बोल रही हो? बोलो तो सही, फिर से सुने ही नहीं तभी। हो चुका है। और अगर हम डिपेंडेंसी नहीं दी है तो क्या हो रहा है, समझ आ रहा होगा। किसी भी चेंजेस पे रीरेंडर जब भी हो रहा है, हर एक रीरेंडर पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ या नहीं? हर एक रीरेंडर पे वो एग्जीक्यूट होगा। वो नहीं चाहते थे हम लोग चाहते क्या थे कि जब कभी भी वो पर्टिकुलर आइटम चेंज हो या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होना चाहते थे तो वो डिपेंडेंसी में पास करते थे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट दे देते थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, कोई भी वेरिएबल्स नहीं पास करते थे, कहाँ गया यूज इफेक्ट, तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे ये एग्जीक्यूट होता था। सिर्फ पहली बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नहीं होगा। और इसको एग्जीक्यूट करोगे अभी तो सिर्फ ये पहली बार होगा, उसके बाद कोई भी चीजें चेंजेस करेंगे तो वहां पे रीरेंडर नहीं होगा। ये रीरेंडर तो होगा बट वो फंक्शंस कॉल नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे कंटेंट अभी कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है बिकॉज वो फंक्शंस ट्रिगर नहीं हो रहा। और जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, डेटा ऐड हो चुका है, शो में हमारे पास डेटा आ चुका है, बट वो फिर से कॉल नहीं हुआ है, वो फंक्शंस नहीं हो रहा है। और इसी चीज को मैनेज करने के लिए यूज इफेक्ट को लेके आए थे, जहां पे हम लोग डिपेंडेंसी मैनेज करते थे, किसके चेंजेज होने पे इसको कॉल करना है या नहीं करना। सिंपल समझना, दो फंक्शन, एक फंक्शन है मेरे पास, उस फंक्शंस को कब कॉल करना है नहीं करना है ये डिपेंडेंट रखने के लिए एक डिपेंडेंसी हम लोग ऐड कर देते थे। अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं देते थे तो कभी भी कुछ भी चेंजेस होता था रिएक्ट के एप्लीकेशंस में, वो कॉल हो जाता था। और अगर हम कोई डिपेंडेंसी नहीं दिए, सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए,
तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा। और अगर हम उसमें कोई डिपेंडेंसी दे दिए, जैसे यहाँ पे दिए हुए थे आइटम्स, आइटम ही था ना, आइटम्स, तो अभी अब आइटम में अगर चेंज होंगे करेंगे तो जाके वो ऐड करेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ भी देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही ऐड करेंगे तो आइटम में ऐड किए तो वो आया। तो हम इस तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं कब कब आइटम में ऐड हुआ। तो जब हम चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल्स के चेंजेस पे या किसी एक पर्टिकुलर पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नहीं हो। तो यूज इफेक्ट को यूज करते हैं, कुछ नहीं, बस उसको दो फंक्शन, एक फंक्शन चाहिए और एक डिपेंडेंसी चाहिए। और यहाँ पर डिपेंडेंसी हम जितने चाहे उतने दे सकते हैं। सपोज अब इनपुट डेटा पर भी देना चाहते हैं तो कॉमा देके इनपुट डेटा भी दे देते हैं। अब इन दोनों पे डिपेंडेंट होगा, इन दोनों में से कुछ भी चेंजेस आएगा तो वहां आएगा आउटपुट। आ रहा है क्या? इन दोनों में से कुछ भी चेंजेस होगा तो आउटपुट आएगा। डिपेंडेंसी समझ रहे थे, इसी के बारे में कल डिस्कशन किए थे। यूज इफेक्ट जो होगा हमारे पास, तो स्टेट यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट एक हुक्स है, और ये हुक्स दो चीज एक्सेप्ट कर रहा था, एक फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी। और ये जो फंक्शन था उसमें हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते थे, ये दोनों कल डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा रिटर्न स्टेटमेंट बाकी था जिसको हम लोग क्लीन अप फंक्शंस बोल रहे थे। रिटर्न स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। कहाँ डालेंगे? तो ये हमारा फंक्शन है, एरो फंक्शन है, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, एरो फंक्शन में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट में भी सपोज करो हम क्या चाहते हैं कि लॉग ही कर दें, जाते जाते क्यों ना बाय कर दे इसको। इधर से गाय भी कर दिए थे, सेपरेट ब्रैकेट दे देंगे अगर मल्टीपल लाइन रहेगा, नहीं तो नॉर्मली दे देंगे। क्या किए इस फंक्शंस में, एक हम नॉर्मली हाई मैसेज किए कि पहली बार आया वो तो हाई बोलोगे, देन जब भी इसमें डेटा चेंजेज होगा फिर भी हाई बोलना। ऐसा मान लेते हैं ना कि इस आइटम्स में एक नया मेंबर्स ऐड होगा तो हर एक मेंबर्स को हाई बोलना है। हो सकता है कि उसमें से हम नाम गेट कर ले, नाम भी गेट कर सकते हैं, हाई बोल रहे हैं हर बार, और जाते जाते एक बार बाय भी तो बोलना है सबको। तो इसको हम लोग हैंडल यहाँ पे कर चुके हैं, क्लीन कर देते हैं पुराने वाले को। पहली बार जब रेंडर होगा तो कॉल तो होना ही है इसको, स्टिक मोड की वजह से दो बार हो जा रहा है, कोई बात नहीं, पहली बार तो हो चुका है। अच्छा ध्यान से देखना, इस बार बाय भी दो बार आ चुका है। क्यों आया? बताया कि स्ट्रिक्ट मोड ऐड कर रहा था, स्ट्रिक्ट मोड हटा देंगे तो दो बार नहीं एक ही बार आएगा। तो पहली बार जैसे ही ऐड हुआ, पहली बार रेंडर हुआ, तो जैसे पहली बार ऐड होगा, माउंट और अनमाउंट पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में, पहली बार ऐड हुआ तो हाई प्रिंट किया, हर एक रेंडर पे आ रहा था, फिर वो निकला तभी तो दूसरी बार होगा। पहली बार ऐड हुआ फिर निकलेगा तभी तो, जब निकला तो बाय किया, फिर से जैसे ही ऐड हुआ तो हाई हुआ, फिर से रिमूव हुआ तो बाय हो गया। अब अगर इसमें हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो अभी इसके चेंजेस में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद खत्म होते ही उसको क्लियर भी कर दे रहा था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जैसे ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किए हम, एग्जीक्यूट होगा, और कब कब एग्जीक्यूट होगा तो वो डिपेंड्स करेगा हमारे डिपेंडेंसी पे, हमारी डिपेंडेंसी जब चेंज होगा। तो जब ये डिपेंडेंसी चेंज होगा तो वो डिपेंडेंसी की वजह से ये फिर से रीरेंडर होगा पूरा। देखे तो रिपेंट हो रहा था बिकॉज यूज स्टेट के अंदर में थे, और जब फिर से रिपेंट होगा तो सपोज करो कि यहाँ पे कुछ हम सब्सक्राइब कर रखे थे, कुछ होल्ड कर रखे थे, तो तुम चाहोगे ना उसको रिलीज कर दे, तुम उसको रिलीज करना चाहोगे। एक एग्जांपल्स देंगे अभी, जैसे सपोज करो हम क्या कि यहाँ पे एक टाइमर फंक्शन लगा और इसको इंक्रीज कर दिया, 1 2 3 1 सेकंड में 1 2 3 काउंटिंग शुरू हो चुका है। मान लो कि हम स्टॉप किए, और स्टॉप करेंगे तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा था इसको रोक देंगे, वहां पे रुकना चाहेंगे। तो अगर ये इंक्रीमेंट हो रहा था तो इसका मतलब हर एक सेकंड पे रीरेंडर होते जा रहा था, पता नहीं चल रहा था, रीरेंडर तो कर रहा होगा क्योंकि कंटेंट इस पे अगर चेंजेस करेंगे रिएक्ट में तो वो तो रीरेंडर ही होगा। हम इसको स्टॉप के थ्रू रोक देंगे, अभी टाइमर्स फंक्शंस बनाएंगे, इसको अगर हम रोक दिए तो उस टाइम इसका जो इंक्रीमेंट था उसको भी छोड़ दोगे, और जो टाइमर फंक्शन चल रहा था उसको बोलोगे ना अभी छोड़ दो, अब क्लियर करो सबको, फिर से शुरू करेंगे तो देखूंगा अभी तो नहीं करना। तो अगर इसको क्लियर नहीं करते हैं हम ना,
तो ये बैकग्राउंड में चलते रहेगा, तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। तो हम उस टाइम क्या चाहेंगे, जब दोबारा रीरेंडर होने लगे, और कब रीरेंडर, तो हम तो डिपेंडेंट रहेंगे। मान लो कि काउंट वेरिएबल्स पे है, तो काउंट वेरिएबल पे, तो काउंट अगर हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो काउंट के चेंज पे हम क्या चाहते हैं कि अगर स्टॉप क्लिक किए जब चेंज हुआ, तो जो पुराने वाला काम था उन सबको क्लियर करो, क्योंकि शुरू से फिर से करना, तो वहां पे मुझे क्लीन अप एक्टिविटी करना है। इसीलिए इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम क्लीन अप फंक्शंस के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पे हम क्लीन अप फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे तो अभी हम नॉर्मल मैसेज दे दिए थे, लेकिन अक्सर या तो मैसेज दे देते हैं या कोई दूसरा फंक्शन दे देंगे कि ये फंक्शंस कॉल कर देना, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न में हम फंक्शंस दे दिया करते, अभी तो नॉर्मल कर दिए थे। यहाँ पे एक फंक्शन दे देंगे कि वो फंक्शन से एग्जीक्यूट हो जाएगा, फंक्शन ऐसे ही देते थे। एक ही लाइन देना है तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। क्लियर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जब हम फंक्शन देंगे ना, देखो जैसे पहली बार कॉल हुआ, तो पहली बार तो ये रेंडर होता ही था, यूज इफेक्ट कॉल होता था, पहली बार में सोचना ही नहीं था। चाहे हम डिपेंडेंसी नहीं दे रहे थे तो भी हुआ था पहली बार, ब्लैंक दिए थे तब भी हुआ था पहली बार, और जब डिपेंडेंसी दिए किसी वेरिएबल्स को लेके, किसी ऑब्जेक्ट्स को लेके, तो भी पहली बार तो हुआ ही। तो जब पहली बार हुआ, तो जब हम अब दूसरी बार जब होगा, जब डिपेंडेंसी दे रखे हैं, तो दूसरी बार कब होगा, इसमें कोई चेंजेस होगा, तो इसमें जब कोई चेंजेस होगा तो ये फिर से होने वाला है कॉल। मतलब इसके अंदर में मान लो कि ये कोई फंक्शंस लिखे तो वो फिर से एग्जीक्यूट होने वाला था, फिर से एग्जीक्यूट होता ना, होता। तो पुराने वाले को तुम क्लियर करना चाहोगे ना, इससे पहले जो काम कर रहा था उसको छोड़ो, सब क्लीन करो। तो वो जो क्लीन अप एक्टिविटी होगा जो पहले से कर रहा था, उन सबको छोड़ के फिर से शुरू करना है, तो उसको इसी में लिख देते हैं कि उसको क्लियर कर दो। यहाँ पर हम जो काम कर रहे थे उसको रोकोगे ना, तब ना फिर से शुरू करोगे। तो फिर से शुरू करने के लिए पुराने वालों को क्लियर करना होता है, और क्लियर कैसे करेंगे, तो यहीं से करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखे हम क्लीन अप फंक्शंस, ठीक है। पढ़ो, इसको खत्म कर लो। समझ आया? क्लीन अप से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, एक एग्जांपल से भी टाइमर का बनाएंगे तो वहां पे समझ आ जाएगा। तो उसको क्लीन करना होगा तो हम उसमें डाल देंगे ना, उस फंक्शंस को डाल देंगे कि चलो ये फंक्शंस को क्लीन कर दें। एग्जांपल्स बनाते हैं, फिर समझ आ जाएगा। दो एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिए हुए हैं टाइमर्स का, एक यूज इफेक्ट के थ्रू लिए हैं, एक नॉर्मल लिए हुए हैं। तो पहले नॉर्मल बना के देखते हैं कि यूज इफेक्ट की सच में नीड है। देखो अभी भी बोल रहे हैं, यूज इफेक्ट का यूज हम लोग टाइमर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बट हम उसका वर्किंग समझना चाहते हैं, तो टाइमर्स का एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। एक्चुअली इसका जो यूज होगा एपीआई कॉल्स के लिए होगा। बस अब एपीआई कॉल्स पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज भी होमवर्क देने वाले हैं। और वो होमवर्क होगा जो जैसे तुम लोग कार्ड डिजाइनिंग किए थे मिंत्रा का, या उस तरीके का कोई भी ई कॉमर्स का, तो एपीआई कॉल करके हम लोग वहां से डेटा लेके आए थे, डेटा लेके आए थे ना एपीआई कॉल्स पे। तो वही एपीआई कॉल्स के थ्रू डेटा लेके आना है। हेडर फुटर बनाने के लिए सीख चुके हैं, साइड बार बनाने के लिए सीख चुके हैं, तो बीच में कंटेंट भी डालने के लिए सीख ही लेते हैं। तो उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करोगे, फिर से अब रिएक्ट से वो सारे कंटेंट को लेके उसी तरीके से कार्ड डिजाइन करके बनाओगे। पिछली बार बूट स्टेप यूज नहीं किए थे, इस बार बूट स्टेप यूज करना, जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, बना ले फिर, यहीं से समझ लो, ताकि हमको कॉपी पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल एक फंक्शन ऐप बनाया और समझ गए होगे, इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ये रहा, रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अब फंक्शन ये हमारा कंपोनेंट बन गया। यूज स्टेट बना रखे हैं यहाँ पे 3,
पहचानते होगे इन सबको, यूज स्टेट। एक यूज स्टेट बना लिए सपोज करो सेकेंड्स के लिए, जिसमें हम लोग 0 पास किया, हर एक सेकेंड पे इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा हम बना रखे हैं इंटरवल, वैसे हम तुमको जेएस में पढ़ाए थे, सेट इंटरवल एक फंक्शन था, सेट टाइम आउट फंक्शन था, और एक क्लियर इंटरवल था। ये 3 फंक्शंस पढ़ाए थे, याद है क्या क्या काम होता था? हर एक उस पर्टिकुलर इंटरवल पे एग्जीक्यूट होता था वो फंक्शन चाहिए था उसको। और सेट टाइम आउट में क्या होता था, उस पर्टिकुलर टाइम का एक ही बार ट्रिगर होता था वो। ये दोनों याद था, क्लियर इंटरवल नहीं बताए थे। जैसे सेट इंटरवल हम लोग लगाए, तो सेट इंटरवल सपोज करो 1 सेकंड बाद लगा, तो हर एक सेकंड पे वो कॉल होते रहेगा, हर एक सेकंड पे कॉल होते रहेगा। अब सपोज करो बाद में हमको एक बटन सपोज दे दिए, उस बटन पे क्लिक करके हम सोच रहे कि अब ये इंटरवल जो चल रहा था इसको बंद कर देना, इसको बंद कर देना। तो क्लियर इंटरवल में वो जो सेट इंटरवल है वो आईडी अपना एक रिटर्न करता था, वो आईडी पास कर देंगे तो वो जो सेट इंटरवल चल रहा था उसको क्लोज करके अब आगे नहीं चलाएगा। बस उसी को, जो आगे सेट इंटरवल चल रहा था उसी को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं, नाम से भी याद रख सकते हो, इंटरवल होगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो इंटरवल आईडी है उस इंटरवल आईडी को हम ट्रैक करने के लिए यहाँ पे रख लें, तो यूज स्टेट ही ट्रैक करेगा, बिकॉज जब भी रीरेंडर होगा तो पुराने डायनेमिक डेटा को हैंडल करने के लिए यूज स्टेट ही यूज करते थे। एक यहाँ पे ले लिए कि अभी रनिंग मोड में है कि स्टॉप मोड में है, रनिंग मोड में है या स्टॉप मोड में है। स्टार्टिंग में आएगा तो फॉल्स रहेगा स्टॉप मोड में। पहले तो इसका आउटपुट देख लो, उसके बाद समझ जाओगे कि करना क्या चाह रहे हैं। पैराग्राफ है, सेकंड प्रिंट कर रहा है, वही जो अभी सेकंड यूज स्टेट में बनाए थे, जैसे काउंट बनाते थे वैसा ही है। एक बटन लिए हम लोग, और बटन है स्टार्ट बटन, एक है स्टॉप बटन। क्या है? स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, एक रीसेट बटन। जब स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेकंड एवरी सेकंड्स 1 1 इंक्रीमेंट्स होते चले जाएगा, 1 2 3 4। जब स्टॉप पे क्लिक करेंगे जैसे 5 होगा तो उस टाइम 5 पे रुक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वो 0 से फिर से शुरू हो जाएगा। बस इतना ही करना चाह रहे। तो सेकंड के लिए एक लेना पड़ेगा ना यूज स्टेट, जो हर एक सेकंड पे इंक्रीमेंट हो, और इंक्रीमेंट करने के लिए तो मुझे वही इंटरवल का यूज करना पड़ेगा, वो जो इंटरवल फंक्शन था सेट इंटरवल, उसको यूज करेंगे। क्लियर? ऑन क्लिक पे हम क्या किए, स्टार्ट टाइमर्स, और यहाँ पे ऑन क्लिक स्टॉप टाइमर्स, यहाँ पे रीसेट टाइमर, इन तीनों फंक्शंस को कॉल कर दिए। यहाँ पे फंक्शंस का रेफरेंस चाहिए था, एक बार देख लेते हैं फंक्शंस में किए क्या क्या। यूज स्टेट ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे। तो स्टार्ट टाइमर एक फंक्शंस वहां से कॉल करेंगे, स्टार्ट बटन पे यही कॉल होगा, ठीक है। उसमें क्या किया, पहले ये चेक किया कहीं रनिंग मोड में पहले से तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा ना। तो पहले से क्या, अब रनिंग मोड में फॉल्स है, फॉल्स पास किया तो फॉल्स होगा। इज रनिंग एक वेरिएबल है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू तो रखा होगा, अभी चेंज करेंगे बाद में। तो अगर फॉल्स है, क्योंकि उल्टा चेक कर रहे हैं, फॉल्स आएगा तो ट्रू करना है, इसीलिए इसके अंदर में जाना था। तो हम बोले सेट इंटरवल फंक्शंस को कॉल करो। इस फंक्शंस को तो जानते हैं हम लोग, सेट इंटरवल को कॉल करो। कॉल कर लिया हम सेट इंटरवल फंक्शंस को। इसको एक फंक्शन चाहते हैं, फंक्शन दिए, सेट सेकंड को कॉल किए, सेट सेकंड यही यूज स्टेट वाले, और इसको बोले कि सेकंड में क्या करो तुम, एक एक इंक्रीमेंट्स करते जाओ, 1 1 इंक्रीमेंट्स करते जाओ। अच्छा, यहाँ पर भी एक एरो फंक्शन ही पास किया कि सेकंड एज आर्गुमेंट्स लेगा, जिसको एक इंक्रीमेंट्स करके रिटर्न कर देगा, और वो हर एक सेकंड होना चाहिए, 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। देखे थे, तो हर एक सेकंड पे ये ट्रिगर होगा क्या, हाँ हर एक सेकंड पे ट्रिगर होगा। मतलब जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक किए और पहले से स्टार्ट मोड में नहीं है तो ये शुरू हो जाएगा करना, यही किया ना, और तो कुछ नहीं किया। और बताया अभी कि सेट इंटरवल फंक्शन जो था वो एक आईडी रिटर्न करता था, तो एक आईडी वेरिएबल में रख लिए हैं उसको। और जो सेट इंटरवल आईडी बना रखे थे हम यूज स्टेट, उसमें सेट इंटरवल फंक्शंस आईडी फंक्शंस को कॉल करके वो रख दिया ताकि वो डेटा वहां पे चले जाएगा आईडी। इसलिए किए क्योंकि डेटा हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि रीरेंडर होगा तो पुराना वाला डेटा चेंज हो जाता है। तो हम हर चीज को यूज स्टेट में इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि ट्रैक कर पाए और डायनेमिकली वो अपने पास स्टोर करके रखे, जब भी मुझे नीड होगा उससे ले सकते हैं। और रनिंग मोड को ट्रू कर दिए। स्टार्ट समझ आ गया? कोई दिक्कत? काफी है नेता। स्टॉप वाले पे चलते हैं, देखिए स्टॉप में क्या किया। स्टॉप टाइमर है,
और पूछ रहे हैं क्या इंटरवल आईडी में कुछ है, अगर कुछ होगा तो ट्रूथ ही वैल्यू, नहीं होगा तो फॉल्स ही वैल्यू, बिकॉज नल रखे हुए थे। अगर है तो इसका मतलब स्टार्ट मोड में था, इंटरवल आईडी हम सेट किए ऊपर जाके, तो इसका मतलब था, तो एक काम करो, उसको क्लियर करो, बिकॉज स्टॉप करना चाहते तो जो पुराना काम हम लोग को चल रहा था उसको रोकना पड़ेगा ना, तो जो सेट टाइमर फंक्शन चल रहा था उसको स्टॉप कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले वही एग्जांपल्स दे रहे थे, स्टॉप कर देंगे और इंटरवल आईडी को नल कर देते हैं कि नहीं रहना चाहिए, और रनिंग मोड को फॉल्स कर दिए। क्लियर, इजी है, इतना ही करना था। और एक बच गया रीसेट, तो रीसेट में देखते हैं क्या किए। रीसेट में मुझे क्या करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा। तो पहले हम ये चेक किए कि इंटरवल आईडी है या नहीं है, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो नल होगा, तो नल्स का मतलब क्या, फॉल्स। अगर है तो पहले क्या करो, क्लियर करो इंटरवल आईडी को, और क्या करो, इंटरवल आईडी को नल कर दो, सेट सेकंड को 0 कर दो बिकॉज स्टार्टिंग से करना है, और रनिंग मोड को फॉल्स कर दो। यही करना था रीसेट में, यही करना था ना। जो थ्री हमारे पास एक यहाँ पे टाइमिंग चलेगा, बटन्स होगा यहाँ पे कितने, 3। सपोज करो ये टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पे 3 बटन है, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट। तो ये जो 1 2 3 यहाँ पे काउंटिंग हो रहा था, स्टार्ट पे क्लिक किया तो शुरू हो गया, स्टॉप पे क्लिक किया तो रुक गया था, और जब हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये 0 से शुरू होना चाहिए था ना, और ये 0 से शुरू होना चाहिए, और ये जो सेट इंटरवल हम लगा रखे थे इसको भी तो रोकना पड़ेगा, ये भी तो चल रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर इंटरवल को कॉल करके उसको बोले जो आईडी तुम्हारे पास है इसको क्लियर करो, नल करो और उसको 0 कर दो, बाकी कहानी खत्म। ठीक है, समझ आ गया, ये उठा के ले जाए अब उसमें। लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि एरर्स आएगा तो तुम लोग परेशान कर दोगे। नया बना दे एक कंपोनेंट, क्या ऐप में है, टाइमर नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, उसमें रख लेते हैं। ठीक है, कोड थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। timer.jsx फंक्शन इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज मुझे सही करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐप जो आ चुका है अब एक्स्ट्रा आ चुका है। यूज स्टेट चाहिए तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट इंपोर्ट हो चुका है, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये स्टार्ट क्लियर है, ये क्लियर है। इसके अंदर में अब रीसेट वाले से चाहिए मुझे, तो रीसेट वाला, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा होगा। ये तीनों यूज स्टेट का मीनिंग समझ आ गया। इंटरवल आईडी ट्रैक करने के लिए, रनिंग मोड में है या नहीं है वो ट्रैक करने के लिए, और एक हम लिया सेकंड जो चेंजेस होते रहेगा। यहाँ पे जो हमारा कंटेंट शो होगा, एक पैराग्राफ टैग शो होगा जिसमें सेकंड जो चेंजेस होते रहेगा वो शो होते रहेगा। देन स्टार्ट बटन बता रहे थे, ये डिसेबल हम लोग पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स डिसेबल करना है नहीं, रनिंग मोड पे डिपेंड करेगा। अगर रनिंग मोड ट्रू होगा तो ट्रू करेंगे तो डिसेबल मोड में रहेगा, रनिंग मोड फॉल्स रहेगा तो स्टार्ट बटन इनेबल रहना चाहिए, बस इसके लिए रखे हैं। और इस टाइमर्स को क्या करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बाकी जो कोड था इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और सिर्फ टाइमर वाले को ऐड कर लेते हैं, तो जो ऊपर लिखा भी होगा उसका कोई मीनिंग बचेगा नहीं। इंपोर्ट हो गया, हाँ हो चुका है, स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे बटन आ गया होगा। ठीक है, अब ये स्टॉप वाले डिसेबल मोड में है, बिकॉज यहाँ पे कोड देख लो टाइमर्स में, स्टॉप में क्या किया, डिसेबल्स को इज रनिंग के, इज रनिंग अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देना, ट्रू करेगा तो ये डिसेबल्ड मोड में होगा बिकॉज ये चल नहीं रहा। तो जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद होगा क्या क्या, वो चीज पहले हम लोग कोड में समझ लेते हैं, फिर आएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे स्टार्ट टाइमर फंक्शंस को कॉल कर दिए, यही ना। तो स्टार्ट टाइमर में हम किए क्या थे, स्टार्ट टाइमर में पूछे पहले रनिंग मोड बताओ, क्योंकि पहले से अगर रनिंग मोड ऑन है तो फिर से तो नहीं करना है, तो चेक किए। तो अगर रनिंग मोड फॉल्स होगा, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स बाय डिफॉल्ट रखे थे, तो अगर फॉल्स है तो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, बट फॉल्स के केस में तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो इसीलिए नॉट लगा दिया आगे, और नॉट लगाने से क्या हुआ, ट्रू बन जाएगा। ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो चुका है, तो अब इफ के अंदर आ चुके हैं, और जैसे ही इफ के अंदर आए तो किए क्या, सेट इंटरवल फंक्शंस को कॉल, उसको एक फंक्शन चाहिए एज आर्गुमेंट, तो फंक्शन दे दिए कि हर एक सेकंड पे क्या करना, आपको ये काम करना। और ये क्या करता है, एक आईडी रिटर्न करता था, वो आईडी कोई नंबर होता था जो उसका आईडी होता था प्रॉपर, जिससे हम उसको ट्रैक कर सकते थे। उस आईडी को अपने पास रखे, आगे मुझे ये ट्रैक करना होगा, तो इसीलिए यूज स्टेट रखे, तो उसको दे चुके हैं, और रनिंग मोड को ट्रू कर चुके हैं। बस वही होगा, हो गया क्या, ये रनिंग मोड में आ चुका है। अब फिर से स्टॉप बटन डिसेबल हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे फॉल्स आ चुका होगा वो, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया होगा, तो ट्रू में डिसेबल्ड ट्रू, तो ये डिसेबल्ड हो चुका है, यहाँ पे स्टॉप आ चुका है। और जैसे ही हम स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टॉप वाले टाइमर फंक्शंस को कॉल करेगा। और स्टॉप टाइमर फंक्शंस में क्या किया, हम चेक किए इंटरवल आईडी है या नहीं, अभी बताओ होगा या नहीं होगा, अभी होगा एक आईडी, बिकॉज हम सेट कर चुके थे, तो बस उसी को बोले क्लियर कर दो, इसी को क्लियर कर दो, क्लियर कर देंगे, देन उसके बाद इंटरवल आईडी को नल करके और फॉल्स को सेट रनिंग मोड को फॉल्स कर दिया, स्टॉप हो चुका है, वो वहीं रुक गया। अब अगली बार अगर हम फिर से इस पे करेंगे तो फिर से ये फॉल्स होगा, सेट इंटरवल आईडी मिलेगा, फिर से स्टार्ट करेगा। इस बार देखो सेकंड को मैं एरो में इसलिए पास किया एरो फंक्शंस में, बिकॉज जो सेकंड में अभी डेटा होगा वो तो वही होगा, जैसे 44 पे रुका है तो 44 ही होगा, तो 44 से आगे फिर कंटिन्यू करेगा, 44 के आगे फिर कंटिन्यू करेगा। और जैसे हम रिसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो 0 होगा, सब चीज शुरू के जैसे हो जाना चाहिए, तो रिसेट बटन पे ये करती है। और ये पूरा काम हम लोग यूज स्टेट से किए हैं, और यूज स्टेट से मैनेज करने के लिए सीखे। और देखिए क्या, जब जब हम लोग रिसेट कर रहे हैं तो रिसेट के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ रहा है, रिसेट के लिए एक सेपरेट फंक्शंस बना के काम किया, इसी को यूज इफेक्ट के थ्रू अब मैनेज करना चाहते हैं। और ये क्लियर हो गया तो यूज इफेक्ट की तरफ जाए। वैसे तो ये कोड है पीपीटी में बट भेज रहे हैं। अब देखिए इसी काम को यूज इफेक्ट से कैसे करना है, कि ये भी नहीं समझ आया, हमको टाइप करना है, समझ आया कि टाइप कर दे इसको, यूज इफेक्ट पे मेन जाना था, बस उसका काम समझना था कैसे होता है। यूज इफेक्ट में वही सारी चीजें होगा, वही तीनों वेरिएबल्स बना लिए हैं, ये तीनों क्या क्यों बनाए क्लियर ही होगा, अभी जो बनाए थे ये तीनों। और जो काम हम लोग नॉर्मली अलग अलग फंक्शंस पे कर रहे थे वो काम हम यूज इफेक्ट के अंदर में डाल देंगे, वो तीनों काम यूज इफेक्ट के अंदर में डाल देंगे, और बोलेंगे ये सब तब ट्रिगर होना जब इज रनिंग मोड या सेट इंटरवल आईडी कोई भी चेंजेज होगा। देख रहे हो, इन दोनों में से अभी जब भी कोई चेंजेज होगा तो इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लेना, बस इतना बता दिए। क्या कोड है नहीं वो बात की बात है, देखेंगे। और यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा कोड देखना, वो नॉर्मल है, यहाँ पे स्टार्ट टाइमर फंक्शंस को कॉल किए, स्टॉप टाइमर्स को और रीसेट टाइमर, ये सेम ही है, आउटपुट तो हमारा सेम ही है। बट उस फंक्शंस के अंदर में क्या किए, सिर्फ इतना बोले कि वेरिएबल्स को चेंज कर लो, रनिंग मोड स्टार्ट है तो ट्रू कर लो, और स्टॉप में फॉल्स कर लो, और रीसेट में क्या कर लेना, जो रनिंग मोड है उसको फॉल्स कर देना और सेकंड को 0 कर देना, और तो कुछ नहीं किया, कितना छोटा काम किया। और हर एक चेंजेस पे यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी ऐड किए, जब रनिंग मोड चेंज हो या इंटरवल आईडी चेंज हो तो ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा क्या, अभी तो देखे थे यूज इफेक्ट में क्या होता था, कोड फिर से एग्जीक्यूट हो जाता था। तो जब भी हम लोग स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो रनिंग मोड चेंज हुआ, और रनिंग मोड चेंज हुआ तो चेंज होने की वजह से ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखे, वही लिखे होंगे जो वहां पे लिखे हुए थे, कि जो अगर रनिंग मोड फॉल्स है, अगर ट्रू है, रनिंग मोड ट्रू है, पहले हम लोग क्या कर ले फॉल्स मान के चले, तो अगर फॉल्स है तो ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फॉल्स इज रनिंग मोड, हाँ अगर फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो रनिंग मोड ट्रू करेंगे। अच्छा ट्रू जब करेंगे तो ट्रू होगा तो ट्रू पे आना, जब बटन पे क्लिक किए हैं तो जब ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो चुका है, एंड में दोनों ट्रू चाहिए था। इंटरवल आईडी को देख लेते हैं, इंटरवल आईडी बाय डिफॉल्ट अभी क्या होगा, बिकॉज इसको तो हम छेड़े नहीं है, इंटरवल आईडी क्या होगा, नल, नल का क्या मीनिंग था, फॉल्स, जेएस में नल मीन्स फॉल्सिबल हो, और फॉल्स के आगे नॉट लगा है तो नॉट में फिर से ये ट्रू बन जाएगा क्या, अगर दोनों ट्रू हो चुका है तो सेम वही काम किए जो पीछे किए हुए थे, और सेट इंटरवल आईडी में वो आईडी हम सेट कर दी।
सेम वही फंक्शंस है जो यहाँ पे ये सारा काम स्टार्ट टाइमर में किए थे, एज इट इज है। बस यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर लिए, ये दोनों होना चाहिए था, ये रनिंग मोड ट्रू होना चाहिए और जो इंटरवल आईडी है नल होना चाहिए, तो ये काम करना था। ठीक है, इसको अभी यूज इफेक्ट में हम कॉपी पेस्ट मार देंगे वहां पे। देन उसके बाद अगला इफ इस बार हम इसलिए चेक करें क्योंकि हर एक चेंजेस पे यही कॉल होगा, तो कब किसको करना नहीं करना वो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया, जो इज रनिंग मूड था मेरे पास, ये अगर ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। देन इंटरवल आईडी को चेक किया कि अगर इंटरवल आईडी पहले से है तो पहले तो क्लियर कर दो और सेट इंटरवल आईडी को नल कर दो। क्लीन अप फंक्शंस में क्या किया, अगर इंटरवल आईडी है तो क्लियर कर दो, बाकी निकल जाओ, उसको अब कर लेते हैं यहाँ पे। इसी पूरे काम को यूज इफेक्ट से करते हैं। ये कोड तुमको समझ आ चुका होगा, स्टार्ट में क्या करते हैं, स्टॉप में क्या करते हैं, रिसेट में क्या करते हैं, ये काम अभी वहां पे करेंगे। बट इन सब चीज को हम यूज इफेक्ट से करना चाहते हैं। तो अगर यूज इफेक्ट से करना चाहते हैं, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो ऊपर ही एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, यूज इफेक्ट। इंपोर्ट भी हो चुका है। और यूज इफेक्ट को क्या चाहिए था, दो आर्गुमेंट्स, पहला फंक्शंस, दूसरा डिपेंडेंसी। तो एक एरो फंक्शंस यहाँ पे बनाए, आ चुका है फंक्शंस। डिपेंडेंसी डालना था। अभी देखिए डिपेंडेंसी क्या, कि जब भी इन दोनों में से कोई भी चेंजेस होगा तो मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना पड़ता था। तो इन दोनों को एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पे पास कर देते हैं। एक हो जाएगा इज रनिंग, दूसरा इंटरवल आईडी। इन दोनों में से कुछ भी चेंजेस होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर में, तो जो करते थे वो एज इट इज यही तो था, बस कंडीशन बदलता था, काम तो यही था। इस पूरे कोड को वहीं पे डाल देते हैं, कंडीशन बस चेक कर ले, चेंज कर लेंगे। जब भी इज रनिंग मूड चेंज होगा तो यहाँ पे वो काम करना होगा। लेकिन इस बार क्या करते हैं, अगर इज रनिंग मूड ट्रू होगा तो इसको नॉट को हटाना पड़ेगा, ट्रू होना चाहिए। एंड एक और काम करना होगा, मुझे देखना होगा कि इंटरवल आईडी नल है या नहीं है। इंटरवल आईडी को हम चेक कर लेते हैं कि अगर नल है, या तो इक्वल टू नल चेक कर ले, ये भी चल सकता है, या नोट लगा देंगे, कोई भी चलेगा। तो अगर ये नल है अभी भी, बिकॉज पहली बार आएंगे तो नल, और अगर ये ट्रू हो चुका है तो ये काम करना है मुझे जो पहले करते थे। तो रनिंग मोड ट्रू कर दें, अच्छा रनिंग मोड ट्रू ऑलरेडी हो चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, सेट इंटरवल आईडी में आईडी कर देंगे, बाकी चीजें सेम ही। ठीक है, और स्टार्ट वाले में क्या करते हैं, बस सिंपल सा एक काम कर देते हैं, किसको ट्रू कर देते हैं। तो अगर इसमें डेटा चेंज करना होगा तो सेट रनिंग मोड, यूज स्टेट में इसी को कॉल करते थे अगर इसका डेटा चेंज करना होगा तो, और इसको कॉल करके बोल देते हैं कि चलो ट्रू कर लो। ठीक है, ट्रू कर लिया। ये पिछला कोड समझ आ गया होगा तो ये आ रहा होगा। इसके बाद स्टॉप वाले में क्या करना होगा, तो स्टॉप वाले का जो भी कंडीशंस है ना सबको उठा के वहां लिख देते हो, कोई बात नहीं, पहले तो उठाओ इसको खाली करो और इसमें रख देते हैं करना क्या था और ये कब करना है। इसका शायद कंडीशन भी चेंज नहीं होगा। इंटरवल आईडी होना चाहिए, अगर है कोई चेंजेस हुआ इंटरवल आईडी है, बिकॉज अगर नहीं नल होता तो इसी में चले जाते हैं। अगर इंटरवल आईडी है तो हटा दो, इसको हटा दो, सेट रनिंग मोड को फॉल्स कर दो। हाँ ये ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, बस यहाँ पे स्टॉप में क्या कर देते हैं, सेट रनिंग मोड को फॉल्स कर देते हैं। इसको फॉल्स कर देते हैं बस। और क्लियर इंटरवल आईडी का जो था ये रीसेट टाइमर्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सारे काम कब होना चाहिए, तो जब भी अनमाउंट इनमें से कुछ चेंजेस होगा तो पहले इसको क्लियर भी करना होगा। ये सारे काम को यहाँ पे हम रख देते हैं रिटर्न्स के अंदर में कि रिटर्न में ये सब काम हो जाना चाहिए। एक बार बस वो वेरीफाई कर लेते हैं कि सब सही था कि नहीं। इंटरवल आईडी, अच्छा दोनों कंडीशन, ये फॉल्स यहाँ कर चुके थे तो इसलिए हटा दिए। इंटरवल आईडी होना चाहिए, इसका अपोजिट कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो एंड ये रनिंग फॉल्स होना चाहिए। अभी आधा काम करेगा, स्टार्ट हो गया,
रीसेट फंक्शंस वैसे बना रखे हैं तो शायद काम कर जाए, बिकॉज हम सेपरेट बना रखे थे। अभी रीसेट फंक्शंस को सेपरेट बना रखे हैं, बट रीसेट फंक्शंस को भी यहाँ से खाली करके हम लोग डाल देंगे। अब इस फंक्शंस को शायद यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसी के अंदर में लिख देंगे, छोटा कर देंगे। इस कोड को हम यहाँ पे रिटर्न के अंदर में डाल देंगे कि जब रिटर्न होगा तो क्लियर करते निकलना है। क्लियर ही तो करना था ना, तो क्लियर करते हुए निकलना। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं। ये रिटर्न कौन सी वाली है, तो जो फंक्शंस हम लोग इसके अंदर में पास कर रहे थे उसका, जो क्लीन अप एक्टिविटी वाला था, इसको भी एक फंक्शन ही पास कर रहे थे, तो फंक्शंस दे देते हैं, एरो फंक्शंस। और उस एरो फंक्शंस के अंदर में इसका ये क्लियर वाले कोड्स को उठा के डाल देते हैं। अब इसमें से क्या रखना है क्या नहीं वो देखते हैं। रिटर्न के अंदर में डालना, अगर इंटरवल आईडी है तो पहले क्लियर करो, नल करो, ठीक है। इसको 0 करना था। रनिंग मोड को फॉल्स, रनिंग मोड को यहाँ से फॉल्स नहीं, यहीं से कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टॉप पे क्लियर हो चुका है। रिटर्न 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 यस रीसेट, इसको यहाँ से कर देता हूँ, स्टॉप रीसेट। ठीक, अब समझ लो। सिर्फ और सिर्फ इस पे यूज इफेक्ट पे फोकस करना कि यूज इफेक्ट कहाँ है। यहाँ से यहाँ तक का कोड है, तो यूज इफेक्ट वाले पे हम टारगेट कर रहे हैं, उसको ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक यूज इफेक्ट में क्या बताएं कि ये पहली रेंडर पे कॉल होगा, पहली बार जब आएगा तो कॉल हो जाएगा। तो और जब जब इसमें जो डिपेंडेंसी देंगे वो डिपेंडेंसी चेंज होगा तो इसको कॉल करना ही था। और जब जब अनमाउंट होगा, जब पहली बार निकलेगा तो इसको कॉल करेगा, रिटर्न को कॉल कर लेगा। इतना समझ आ चुका था। तो जब पहली बार आया होगा तो फर्स्ट टाइम सोचना फॉल्स था, रनिंग मोड फॉल्स था, कुछ नहीं किया होगा, बिकॉज फॉल्स है तो आगे गया ही नहीं होगा चेक करने। एंड में बताया था पहला ही कंडीशन फॉल्स तो दूसरा पे जाएंगे ही नहीं, बाहर निकले। इंटरवल आईडी नल होगा पहली बार नल ही होगा ना, बिकॉज अभी तो हम कुछ क्लिक किए नहीं है। यहां से देखे तो पहली बार नल ही मिला होगा। तो अगर पहली बार नल मिला यहाँ पे, ये भी नहीं चला होगा। इसके अंदर में आए रिटर्न के अंदर में अगर पहली बार अनमाउंट हुआ होगा, इंटरवल आईडी नल है, फिर ये भी नहीं चला होगा, कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ होगा, सीधा बाहर निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरी बार आए और क्लिक किए होंगे इनमें से किसी बटन पे, सपोज स्टार्ट पे क्लिक किए तो स्टार्ट टाइमर्स को कॉल किया होगा, और स्टार्ट टाइमर्स पे इसने क्या किया, इस रनिंग मोड को ट्रू कर दिया। तो इस बार कहानी बदलेगा यहाँ पे। और अगर ट्रू हुआ यहाँ पे भी देखे थे, इज रनिंग मोड ट्रू हुआ तो हम बताएं दोनों डिपेंडेंसी में से कुछ भी चेंजेस होगा तो ये कॉल होता था। जो भी डिपेंडेंसी दिए थे वो डिपेंडेंसी में से कुछ भी चेंजेस होगा तो वो कॉल होगा। तो ये कॉल हो चुका है, और जैसे ही ये कॉल होगा तो फिर से ये पढ़ना शुरू करेगा, ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ेगा। और इस बार देखेगा तो इज रनिंग मोड तो ट्रू हो चुका है, बिकॉज ये कॉल हुआ, वहां पे तो चेंज हो चुका था। और इंटरवल आईडी में नल होगा अभी भी, बिकॉज पहली बार आएगा, उसको तो कोई छेड़ा ही नहीं, नल है। तो यहाँ पे वही काम, सेट इंटरवल को कॉल किया, सेकंड को एक सेकंड के लिए के बढ़ाने के लिए बोल दिया, और जो इंटरवल आईडी था सेट इंटरवल आईडी में दे दिया, फिर से चेंज हुआ होगा, सेट इंटरवल आईडी चेंज हुआ होगा क्योंकि आईडी इसमें डाले। तो जैसे ही ये चेंज हुआ फिर से कॉल होगा, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगली बार जब आएगा तो सेट इंटरवल आईडी मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ, जो भी मिलेगा, और कुछ भी मिलेगा उसको ट्रू मान के चलेगा। इस रनिंग मोड अगर ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू मिलेगा। अगर ट्रू है तो अभी चलता रहा है, रनिंग मोड में चल रहा है।
तो अगर फॉल्स मिला, ट्रू मिला तो ट्रू को फॉल्स मानेगा, और जैसे ही फॉल्स मिलेगा ये चलेगा ही नहीं। रनिंग मोड अगर ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स के केस में चलेगा ही नहीं, निकला। और रिटर्न तो लास्ट में ही होता था हर बार, जब जब निकलता था क्लियर कर देता था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इससे आसान तो पहले वाला लगेगा जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज स्टैट को सेपरेट सेपरेट फंक्शंस में डिफाइन किए थे। लेकिन यहाँ पे यूज इफेक्ट को समझना था बस, इसलिए इसको हम यूज इफेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू ट्राई किए समझ। ओके, ये तभी से चल ही रहा था। इसको फास्ट करना होगा तो यहाँ पे बस टाइम घटा देना, 100 ले लो, 100 मिली सेकेंड काफी होगा। स्टार्ट करो। ठीक है, अब एक्चुअल यूज देखते हैं कि क्या है नहीं, ताकि तुम लोग घर से जो काम देने वाले वो करके लेके। यहाँ पे नहीं, हम मेन एप जेएस में ही आते हैं और स्टैमर्स को भी कमेंट करते हैं, और यूज इफेक्ट बना ही रहे थे ऑलरेडी तो बना देते हैं, इसी को हटा के। आइटम्स को हटाओ। अच्छा आइटम्स रन दो, इस बार आइटम्स में हम डेटा जरूर डालेंगे, बट आइटम में डेटा कोई और डालें, एरे ही देने वाले लेकिन कोई और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे थे ये सब देने वाले नहीं। हटाते हैं इन सबको, ये सब भी हटा दो। जो 100 आइटम्स को रहने देते हैं, ऐड हटा देते हैं, 100 आइटम्स को हम रहने देंगे बस। इसको भी हटा देते हैं, और कुछ है इसको भी हटाओ, यहाँ से एक्स्ट्रा है तो हटा दे रहे हैं बस। एक एरे बना लिए क्योंकि डेटा मुझे वहां से फैच करना है, बस हम प्रिंट करने वाले हैं। इसमें जो डेटा होगा 100 पे क्लिक, 100 वाले उसको प्रिंट कर देगा, जो भी आइटम्स देंगे। अभी ब्लैंक है तो कुछ भी शो नहीं करेगा। यूज इफेक्ट को क्या चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था, एरो फंक्शन दे चुके थे, एक डिपेंडेंसी चाहिए दे चुके थे। पहली बार सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, कोई बात नहीं। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, एपीआई को कॉल कर लेंगे, जैसे कॉल किया करते थे वहां पे हम लोग पहले करते थे। फिर से और डमी एपीआई पे, डमी एपीआई यहाँ से कोई उठाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ कुछ उठा लेते थे। सपोज करो पोस्ट उठा लेते हैं, गेट अल पोस्ट पे है तो बताता था कि कैसे निकालना है नहीं निकालना है, बस कॉपी किए इसको लेके आ गए हम यहाँ पे और डाल दिए यहाँ पे। जो फैच फंक्शन था कहाँ डालेंगे इस बार, हालांकि ये देन का यूज किया है, इसको हम लोग असिंक अवेट के थ्रू कैसे करते हैं वो सब जान चुके थे, कुछ नहीं, बस इसको हम प्रिंट करने के लिए डाल दें। ये पहले कॉल पे हुआ होगा, और यहां से हम करेंगे क्या, जो भी डेटा है उन सब डेटा को निकाल के इस वाले एरे में रख लेंगे, ताकि हम इसको लोकली मैनेज कर पाए जहां पे भी करना होगा। और ये कॉल हुआ होगा तो साइड डेटा प्रिंट कर चुका होगा बैकग्राउंड में। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किए, बस यूज इफेक्ट के अंदर में हम क्या किए, उस फैच वाले को कॉल कर दिए जो पहले कॉल करते थे। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या था कि जब पहली बार कॉल हो उसी टाइम ना प्रोडक्ट को गेट करके लेके आओगे। फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ होगा कि बार बार लेके आएंगे, जब कुछ चेंजेस होगा तो, जब चेंजेस होगा तो देखेंगे। अभी पहली कॉल पे एपीआई को कॉल किया और सारा डेटा आ चुका है क्या। हाँ, अब ये जो डेटा आया है ये एक एरे है, 30 पोस्ट है इसमें टोटल, तो इसको क्या करते हैं हम लोग एक एक करके रिट्राइव करके इस एरे में डाल लेते हैं लोकली, और जो भी चीजें करना होगा हम लोकली कर लिया करेंगे। कैसे डेटा फैच करेंगे समझ आ रहा है। डेटा फैच करने के लिए हम यूज इफेक्ट को यूज करेंगे, और जो फैच फंक्शंस को वहां से कॉल करते थे वो हम नॉर्मली अब यूज इफेक्ट के अंदर में करेंगे, और डिपेंडेंसी यहाँ पे डालेंगे। नॉर्मल अभी एम्प्टी एरे डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम कॉल होगा। कॉल कर लिया, पूरा डेटा आ चुका है, लॉग में प्रिंट हुआ, बट डेटा तो आ ही चुका है। इस डेटा को हम क्या करते हैं, इस एरे में फिल कर देते हैं, बिकॉज जैसे इस एरे में डेटा फिल होगा ये आइटम्स वहां पे जो शो बना रखे वो बिजी सबको प्रिंट कर ही देगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका होगा, ये तो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। रिस्पॉन्स से डेटा मांग लेते थे हम लोग और फिर डेटा से निकालते थे। असिंक अवेट को यूज कर लेके इसी के थ्रू चलने दे, ऐसे ही रहने दे। ठीक, ऐसे ही रहने दोगे तो यहाँ पे भी इसको एक चाहिए था फंक्शन जिसमें मिलेगा डेटा, एक एरो फंक्शंस बना लो। ठीक है, डेटा को हम एक्चुअली में प्रिंट करे तो शॉर्टकट लिखा हुआ था कि डेटा वही था, सेम ही बात हुआ।
शॉर्टकट लिखा हुआ, तो अभी भी वही रहेगा। रिफ्रेश करोगे तो अभी भी डेटा आएगा, पहली बार में डेटा आएगा और सब प्रिंट हो जाएगा। आ गया है सभी डेटा। इस डेटा को, जो भी ये डेटा है, इस पूरे डेटा को हम चाहते हैं इस आइटम्स में डालने के लिए। कैसे डालें? तो अगर इस आइटम्स में डालना चाहते हो तो इस सेट आइटम्स को कॉल करना पड़ेगा। प्रिंट हो रहा है, कंसोल रहने देते हैं, हमको सेट आइटम्स को कॉल करना पड़ेगा और इसमें जो डेटा देते तो वो चले जाता था। अगर ये एरे है और इसमें से डेटा मुझे निकालना है, अगर जहां तक हमें लग रहा है अगर एरे है तो हम इस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं, शायद पीछे भी किए थे 3 डॉट के साथ। अगर ये एरे हुआ तो नहीं होगा तो फिर डेटा नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं एरे है या नहीं है। इसको रिफ्रेश करो, अगर एरे नहीं होगा तो एरर्स दे देगा। एरर्स आया तो समझना है कुछ और डेटा टाइप था, उसका ऑब्जेक्ट होगा। टाइप सिंटैक्स रिक्वेस्ट इटरेबल्स, हाँ वो शायद एरे नहीं था। हाँ वो एरे नहीं था, अगर एरे होता तो उसमें डेटा चले जाता। कोई नहीं, अगर ऐसे नहीं जाएगा तो एक एक करके लूप चला के निकाल लेते हैं। डेटा डॉट फॉर ईच चलना चाहिए। फॉर ईच लूप आई फॉर ईच लूप पूरा चल जाता है तो उसमें डेटा डाल लेते हैं। डेटा फॉर ईच नॉट अ फंक्शंस, इसका टाइप क्या था? लॉग टाइप ऑफ डेटा। तो रिफ्रेश करने पे टाइम ले रहा है। अच्छा ऑब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं डेटा के अंदर में आइटम्स नाम से आया था, यहीं पे देख लो शॉर्ट पुट कैसा है। अच्छा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, ऑब्जेक्ट के अंदर में एक पोस्ट है, वो है एक एरे, ठीक है। तो हमको पोस्ट को टारगेट करना था, पोस्ट को टारगेट करने के लिए डॉट पोस्ट करना पड़ेगा। डेटा एक ऑब्जेक्ट मिला था, उसके अंदर में पोस्ट नाम से वेरिएबल्स था, उस वेरिएबल्स को टारगेट करना। अब रिफ्रेश करते हैं, अभी भी उसे ऑब्जेक्ट ही देना चाहिए इसको तो, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट ही होता है। हाँ ऑब्जेक्ट ही देना चाहिए, बट इसको हम लोग गेट कर सकते हैं। तो जो हम लोग वो काम कर रहे थे वो इसमें करो, क्या डेटा के साथ डॉट पोस्ट करो, देन डॉट फॉर ईच करो। और अगर ये काम करिए तो वहां पे हो जाना चाहिए। आ गया सर ये डेटा, वो तभी हम लोग डायरेक्ट डेटा को प्रिंट कर दे रहे थे, वो पूरा ये ऑब्जेक्ट लेके आता था, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसमें से पोस्ट निकालना था ना मुझे, तो उस पोस्ट को डाल देते हैं। अब अगर ये पोस्ट आ चुका है एरे के फॉर्म में तो इतना करने की शायद जरूरत ना पड़े मुझे। फिर से वो ट्राई करो, डेटा यहाँ से आ चुका है, बोलो कि सेट आइटम्स को कॉल कीजिए, इसको पूरा डेटा दीजिए, कहाँ से, डेटा के साथ पोस्ट जो है उस पोस्ट को निकालो, सबको उसमें डाल दीजिए। एरे में से डेटा रिट्राइव करने का एक तरीका था ना, ट्रिपल डॉट के साथ निकाल के उसमें सीधा डेटा कॉपी कर देता था। हाँ कुछ प्रिंट नहीं करना चाहिए था, एक बार 100 पे क्लिक करते हैं, सारा डेटा उसके पास जा चुका था। कंसोल में ही प्रिंट कर रहे थे शायद, इसीलिए कंसोल में आ गया। थोड़ा चेंज करते हैं, 2 से 3 मिनट हाई टाइम हम कर देंगे उतने में। पोस्ट वाले पे पहुंचते हैं, 100 वाले पे। इसमें डेटा मिल चुका था हमारे पास, उसको लॉग में प्रिंट कर देते हैं। नहीं तो 100 आइटम्स में लॉग में प्रिंट नहीं करते,
इसको सोच रहे हैं क्यों ना सो एक बटन्स बना लिए थे, इसको प्रिंट कर देना था, जो भी आइटम्स आया था ये बटन्स छोड़ प्रिंट ही कर देते हैं पूरा। अगर यहाँ पे आइटम्स में डेटा है एरे, इसको प्रिंट करना है तो कैसे करते थे? मैप के थ्रू, मैप फंक्शंस बताए थे। तो आइटम्स डॉट मैप को कॉल करो, और मैप को चाहिए था यहाँ पे एक फंक्शन, और इस फंक्शंस में क्या करता था, आइटम ले लेता था, आई वेरिएबल ले लेते हैं। आई को क्या करते हैं यहाँ पे एल आई टैग्स के अंदर में रिटर्न करते जाते हैं जो जो कंटेंट चाहिए। ये पूरा एरे का फिर से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट देख लो डेटा हमारा कैसे आया था। उसके अंदर में मिलेगा एरे में पहला इंडेक्स में मिलेगा जैसे ये ऑब्जेक्ट, तो उसमें मिलेगा आईडी, मिलेगा टाइटल। हम सिर्फ और सिर्फ टाइटल प्रिंट कर रहे हैं, तुम लोग एक एक करके डेटा प्रिंट करके देख लेना, ठीक है। इसको एक यूएल के अंदर में डाल देते हैं। कहाँ क्लोज होगा, यहाँ यूएल के अंदर में डाल दिए। यूएल में आइटम डॉट मैप आई, और ये जो रिटर्न करेगा यहाँ पे एल आई को रिटर्न कर देता है। ये एरर्स क्यों है? अच्छा, ये करली ब्रैकेट में तो डालो, नॉर्मल लिखेंगे तो एरर्स तो देगा ही। और ये हुआ यहाँ पे क्लोज, इसको भी करली ब्रैकेट से एक बार इसको। आइटम्स डॉट मैप आई आएगा, और एल आई में हमको यहाँ पे की नहीं देंगे तो थोड़ा सा एरर देगा, बट डायरेक्ट हम दे देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर में आई डॉट क्या निकलना, आई के अंदर से, आई के अंदर से आएगा फर्स्ट इंडेक्स, एक एक करके जाएगा। तो इसमें से सपोज हम टाइटल निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल निकाल के दे देते हैं। यहाँ पे आओ, इसको एक बार रिफ्रेश करो। काफी टाइम ले रहा है। चल रहा है प्रोजेक्ट, ये बंद हो गया है? चल रहा है। अगर सब सही होगा तो तुम्हारा जितना भी टाइटल्स है यहाँ पे आ चुका होगा इतने देर में। तो ऐसा तो नहीं हम लोग एप्लीकेशन में आकर 3G नेटवर्क कर रखे हैं। नेटवर्क अच्छा 3G कर रखे हैं, इसको फास्टेड 4G कर देते हैं। है ना, स्लो तो नहीं होना चाहिए। भी ये डेटा आ जाएगा तो इतना तो समझ जाओगे कि डेटा हम लोग कैसे एपीआई से फैच करके निकाले। तुम्हारा जो काम होगा पूरा वो पोस्ट, अभी तो पोस्ट वाले हम देखे, जैसे आइटम्स वाले को देखे थे तो वहाँ पे आइटम्स में से एक एक करके कंटेंट निकाल के उसको प्रिंट किए हुए थे, तो बहुत टाइम ले रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वैसे तो की नहीं दिए तो एक तो वो एरर्स देगा ही देगा। यहाँ पे सोच रहे हैं लॉग भी कर दे। इंटरवल सर्वर, ये तो सर्वर साइड एरर्स है, इतना स्लो नहीं होना चाहिए। कम करो, फिर से हम इसको रन कर देते हैं। items.map is not a function. आइटम्स यहाँ से पास किए थे। अच्छा,
मैप से नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही कंटेंट अभी निकाल ले रहे हैं। आइटम्स हमारा एरे है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स से उठाते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ टाइटल उठा लेते हैं। टाइटल रीड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बैक हो, तो आखिर ये कंटेंट तभी आ तो रहा था सब जब हम लोग शो पे क्लिक कर रहे थे, तो शो कंसोल डॉट आइटम्स सभी प्रिंट हो जा रहा था एरे ना। डेटा तो आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, एक एरे ही तो बन रहा था। अच्छा, उसके अंदर में ऑब्जेक्ट के अंदर में आईडी एक एरे। कंटेंट को वहां पे प्रिंट करना था, आइटम्स के अंदर में डेटा आ चुका है। शो पे क्लिक करने के बाद ये बटन था, तो हम इसे कंसोल डॉट लॉग कर रहा था। आइटम के अगर फर्स्ट इंडेक्स को उठा ले तो अनडिफाइंड, बिकॉज ये एज अ ऑब्जेक्ट्स पहुंच चुका है। दिए एरे थे, बन गया है ऑब्जेक्ट। क्यों? इसलिए मैप काम नहीं किया, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स बन जा रहा था। डायरेक्ट कॉल करें तो आइटम्स डॉट टाइटल को, ओके, ये एक्चुअली में एक ही डेटा पहुंचा था, इसीलिए मैप काम किया नहीं। अब हो जाएगा h1, इसके अंदर में डालो आइटम्स, बाकी डेटा भी आ जाएगा। अभी एक ही पहुंचा था इसीलिए नहीं हो रहा था, डेटा वहां पे आ चुका होगा। ठीक है, उसका पहला डेटा आ चुका है, शायद एक ही डेटा गया है,